नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी पर बात करेंगे जहां एक टुकड़ों में बटे हुए प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप ने अपनी सबसे पहली महान सुपर पावर को जन्म दिया और उसी के साथ शुरुआत की एक बिल्कुल नई आध्यात्मिक क्रांति की। हम बात कर रहे हैं 600 बीसी से 325 बीसी के उस दौर की जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे इन 16 महान राज्यों के केओटिक दौर से, फिर ट्रैक करेंगे मगध के भयानक उदय को, 3 महान राजवंशों को देखेंगे, पश्चिमी आक्रमण की बात करेंगे और आखिर में समझेंगे उन मैसिव सांस्कृतिक बदलावों को जो इसके बाद आए। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, 6ठी सदी ईसा पूर्व का वो फ्रैक्चर्ड पॉलिटिकल लैंडस्केप जिसे हम 16 महान राज्यों के दौर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ हमें सत्ता की एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिलती है। एक तरफ थे ट्रेडिशनल मोनार्कीज, यानी वो राजशाही राज्य जिनकी कमान पूरी तरह से राजाओं के हाथ में थी, जैसे मगधा, कोसाला और काशी, जिनका पूरा ध्यान अपने इलाके बढ़ाने पर था। और दूसरी तरफ थे रिपब्लिकन्स या गणराज्य, जहां शासन किसी एक इंसान का नहीं था, जैसे वज्जी और मल्ला। इन दोनों सिस्टम्स के बीच कंट्रोल के लिए लगातार खींचतान चल रही थी। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इन सब के बारे में हमें पता कहां से चलता है। दरअसल इन 16 महाजनपदास के बारे में हमारी जानकारी का सबसे बड़ा सोर्स खुद प्राचीन बुद्ध ग्रंथ हैं, जैसे अंगुत्तरा निकाया, और साथ ही जैन साहित्य भी। इन्हीं प्राचीन टेक्स्ट्स ने इन महान क्षेत्रों और उनके आपस में चल रहे पावर स्ट्रगल्स को दर्ज किया है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, मगध का उदय। इन 16 राज्यों में से 4 बड़ी ताकतों के बीच डोमिनेंस के लिए जंग चली, पर आखिर में मगध ने सबको पीछे छोड़ दिया। देखिए, सच कहूं तो मगध को ना एक भूगोलिक लॉटरी लग गई थी। उनकी पुरानी राजधानी राजगीर के पास लोहे के विशाल भंडार थे, जिससे उन्हें बेहतरीन हथियार और जंगल साफ करने वाले उपकरण मिल गए। फिर गंगा के मैदान की उपजाऊ मिट्टी ने इतना अनाज पैदा किया कि एक विशाल सेना को खिलाना आसान हो गया। और इन सब के ऊपर वो पहले थे जिन्होंने हाथियों का इतने बड़े पैमाने पर युद्ध में इस्तेमाल किया, जो उनका सबसे बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज बन गया। और उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी, वो किसी एंशिएंट हॉलीवुड मूवी से कम नहीं थी। राजा अजातशत्रु ने ऐसी भयानक वॉर मशीन्स बनाई थीं जो दुश्मनों के होश उड़ा देती थीं, जैसे रथामुसाला, एक रथ जिसमें घूमने वाली गदा जुड़ी थी जो किसी को भी कुचल सकती थी। और दूसरा था महाशिलाकंटका, जो बड़े पत्थर फेंकने वाली एक विशाल कैटापुल्ट जैसी मशीन थी। इन्हीं हथियारों के दम पर मगध ने वज्जी कॉन्फेडरेशन को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। अब आते हैं तीसरे भाग पर। चलिए देखते हैं कि कैसे 3 महान राजवंशों ने लगातार 2 सदियों तक इस मगध साम्राज्य को आकार दिया। ये टाइमलाइन देखिए, सत्ता कैसे एक के बाद एक और ज्यादा मजबूत हाथों में जा रही थी। शुरुआत होती है 544 बीसी में हर्यंका राजवंश से। उसके बाद 412 बीसी में शिशुनागा राजवंश ने सत्ता संभाली और फिर 344 बीसी में आए भयानक नंदा राजा। आखिर में इन्हीं नंदास को हटाकर मौर्यन साम्राज्य का आगाज हुआ। ये लीडर्स अपने आप में बेहद निर्दयी और नए आविष्कारक थे। बिंबिसारा को ही ले लीजिए, वो पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने एक स्थायी सेना यानी स्टैंडिंग आर्मी बनाए रखी। उदयन ने पाटलिपुत्र के महान शहर की नींव रखी। और नंदा राजवंश का महापद्मनंदा तो लिटरली फर्स्ट एम्पायर बिल्डर कहलाया, जिसने अपने आसपास के सभी राइवल क्षत्रिय राजवंशों का समूल नाश कर दिया और अकेला शासक बन बैठा। जब मगध ईस्ट में खुद को मजबूत कर रहा था, तब उत्तर पश्चिम में पॉलिटिकल डिसयूनिटी के चलते विदेशी आक्रमणकारियों के लिए दरवाजे खुले थे। यही हमारा चौथा हिस्सा है। इसमें सबसे पहला बड़ा नाम आता है पर्शिया का। 518 बीसी में पर्शिया के शासक डैरियस I ने पंजाब और सिंध पर कब्जा कर लिया और इसे अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बना लिया। और ध्यान दीजिए, ये इलाका इतना उपजाऊ था कि यहां से उन्हें सालाना 360 टैलेंट गोल्ड राजस्व के रूप में मिलता था। ये उस वक्त की अर्थव्यवस्था के लिए एक मैसिव एक्सट्रैक्शन था। पर्शियन हमले ने वहां से विशाल संपत्ति तो निकाली, लेकिन एक उससे भी बड़ा और भयानक खतरा 2 सदियों बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट के रूप में सामने आया। अलेक्जेंडर ने झेलम नदी पार करके राजा पोरस को हरा दिया, लेकिन जब अलेक्जेंडर की वो अनस्टॉपेबल सेना ब्यास नदी के पास गंगा के मैदान के ठीक मुहाने पर पहुंची, तो उन बैटल हार्डन्ड सिपाहियों ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। एक म्यूटिनी हो गई। आखिर क्यों? जवाब सामने मौजूद इन चौंका देने वाले आंकड़ों में छिपा है।
उस वक्त वहां नंदा राजवंश का शासक धनानंद इंतजार कर रहा था। ग्रीक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि नंदा सेना का आकार लिटरली इतना विशाल था कि उसने अलेक्जेंडर के थके हुए लोगों के अंदर खौफ पैदा कर दिया। 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 3,000 हाथियों की इस सेना का सामना करने की हिम्मत उनमें बची ही नहीं थी। भले ही डर के चलते अलेक्जेंडर वापस लौट गया और जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई, पर उसके इस आक्रमण ने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। इसने भारत और यूरोप के बीच नए लैंड और सी ट्रेड रूट्स खोल दिए, जिसने आगे चलकर गांधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर का रास्ता बनाया। और सबसे क्रूशियल बात, इस वायलेंट एंट्री ने भारतीय नेताओं को ये समझा दिया कि विदेशी खतरों से बचने के लिए भारत को एकजुट होकर एक यूनिफाइड डिफेंस बनाने की कितनी सख्त जरूरत थी। पर इन सभी पावर स्ट्रगल्स और खून खराबे के बीच आम लोगों के अंदर एक बिल्कुल अलग आग जल रही थी। और यही है हमारा आखिरी भाग, एक नया आध्यात्मिक युग। आखिर ऐसी क्या परेशानियां थीं जो लोग अपने पुराने ट्रेडिशनल हायरार्कीज को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे? पहला, वैदिक रिचुअल्स और प्रथाएं वक्त के साथ बहुत ही ज्यादा जटिल और खर्चीली हो गई थीं। दूसरा, क्षत्रिय वर्ग को ब्राह्मणों का डोमिनेशन अब गवारा नहीं था। और तीसरी, सबसे मुख्य बात, एक नई कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के उभरने से वैश्य वर्ग के पास काफी पैसा आ गया था। अब वो डिमांड कर रहे थे कि उनकी आर्थिक स्थिति के मुताबिक उनका सामाजिक दर्जा भी बढ़ाया जाए। पुरानी प्रथाओं और महंगे डॉगमास से पूरी तरह परेशान आकर लोग नई आध्यात्मिक विचारधाराओं की तरफ आकर्षित होने लगे, बुद्धिज्म और जैनिज्म। और उनका आकर्षण क्या था? इनकी सादगी। इनका पालन करना बेहद आसान था। ये इकोनॉमिकल थे और उस वक्त सोसाइटी में जो नए बदलाव आ रहे थे, ये उनके साथ बिल्कुल ठीक बैठते थे। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हम एक बहुत ही रोचक सवाल पर आ जाते हैं। जरा सोचिए कि कैसे भूगोल और मिलिट्री टेक्नोलॉजी न सिर्फ एक निर्दयी साम्राज्य बनाते हैं, बल्कि इंसानी विचार और धर्म के विकास को भी फोर्स कर देते हैं। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि जिन लोहे और अनाज ने भारत की पहली सबसे डरावनी वॉर मशीन बनाई, क्या उसी ने इनएडवर्टेंटली मानव इतिहास के सबसे शांतिपूर्ण आंदोलनों को भी फंड किया? ये एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग बात है जिस पर आगे जरूर विचार किया जाना चाहिए। आपका इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।